के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और उस पे आने वाले जीके के पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन वॉर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है यूक्रेन का मैप। ठीक है, ये पूरा आपका यूक्रेन का मैप है। ठीक, ये यहाँ पे पूरा ये कवर अप एरिया होता है। ठीक, तो अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन आपकी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की। ठीक है, यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है किस टर्म में? एरिया के टर्म्स में। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है आपकी रशिया, जिसके अगेंस्ट वॉर हो रही है। तो दो सबसे बड़ी एरिया वाली कंट्रीज में वॉर हो रही है। रशिया सबसे बड़ी है और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आपकी यूक्रेन है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ में यहाँ पे बेलारूस है। ठीक है, ये नॉर्थ में है। और आपके इधर ईस्ट में आपके रशिया आता है, ये ईस्ट में है। ठीक है, आपके साउथ में यहाँ पे देखिए ये पोर्शन है क्रीमिया। तो क्रीमिया क्या है? क्रीमिया के बारे में और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्रीमिया पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, पहले यूक्रेन का पार्ट ये हुआ करता था, लेकिन 2014 में इस पे जो है रशिया ने कब्जा कर लिया। तो कहते हैं रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया। क्या कर लिया? एनेक्स। ठीक है, एनेक्सेशन हो गया। तो पहले ये यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन ये जो पोर्शन मैंने सर्कल आउट किया है क्रीमिया, ये 2014 में ही आप चल रहा है 2022 2014 में ये आपका अलग कंट्री बन गई। एनेक्स करके इसको अलग कंट्री बना दिया क्रीमिया को। ठीक है, अब बारी आती है अलग कंट्रीज की। तो आपके वेस्टर्न में जो कंट्रीज आती हैं इस तरफ, ठीक है, तो यहां पे तीन कंट्रीज आती हैं। एक पोलैंड आती है, पोलैंड। ठीक है, सेकंड कंट्री आती है आपकी स्लोवाकिया और तीसरी कंट्री आती है आपकी हंगरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन सराउंडेड है नॉर्थ में बेलारूस से। बेलारूस के बारे में जान लीजिए, ये रशिया का समर्थक मुल्क है। ठीक है, ईस्ट में आपके रशिया है। ठीक है, साउथ में आपके क्रीमिया है जो कि अलग कंट्री बन चुकी है। पहले ये यूक्रेन का पार्ट होता था, रशिया ने इस पे 2014 में हमला करके अलग कंट्री बना दिया है क्रीमियन वॉर में। ठीक है, और आपके वेस्ट में आपकी पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है, और ये तीनों ही नाटो देश की मेंबर हैं। वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम समुद्र की बात कर ले तो साउथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, साउथ में आपके ब्लैक सी है। ठीक है, ब्लैक सी। ठीक, और एक सी यहाँ पे भी आपको मिलेगी, ये भी देखने को मिल रही है। ये भी अब यूक्रेन के एरिया से निकल गई है, लेकिन यूक्रेन में आती है। ये है सी ऑफ एजोव, सी ऑफ AZOV, एजोव। ठीक है, तो ये हमने उसका पूरा परिदृश्य बता दिया आपको। तो समुद्र कौन सा है? सी कौन सी आपकी पड़ेगी? सी पड़ेगी आपकी ब्लैक सी साउथ में, और सी ऑफ अजोव। दो सी यहाँ पे पड़ती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करने के लिए हम क्या बताएंगे अब आपको? फिर हम बात कर लेते हैं यूक्रेन की। तो इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल वो है कीव। तो ये है आपकी कैपिटल। ओके, ये आपकी कैपिटल है। तो KYIV, कीव से प्रोनाउंस किया जाता है, ये इसकी कैपिटल है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चेर्नोबिल। ठीक है, CHRNOBYL। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। कीव क्या है इसकी? CYIV। कीव कैपिटल है किसकी? यूक्रेन की। ओके, और चेर्नोबिल का मैंने नाम लिया। चेर्नोबिल बताना इसलिए जरूरी है, चेर्नोबिल यहाँ का यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बड़ी ही महत्व होती है, इसलिए यहाँ पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो चुका है। यहाँ पे लीकेज हो चुका है एक बार आपका रेडिएशन का, इसलिए बहुत ही विवादित जगह रही है ये। तो चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है पहले रशिया में होता था, लेकिन जब रशिया से टूट के यूक्रेन बना तो चेर्नोबिल वाला पार्ट जो है आपका यूक्रेन में आ गया। यहाँ न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो चुका है। और नॉर्थ में, यूक्रेन के नॉर्थ में ये चेर्नोबिल यूक्रेन के अंदर स्थित। कैपिटल इसकी क्या हो गई? कीव हो गई। तो ये बना कब?
यूक्रेन, यूक्रेन जब बना, जो पहले रशिया होता था, ठीक है, तो रशिया पहले क्या था, रशिया पहले था यूएसएसआर, समझ लीजिए यूएसएसआर, इसको सोवियत यूनियन भी कहते थे। बात समझिएगा, क्या कहते थे, सोवियत यूनियन। इसका मतलब क्या, ये यूनियन था कई स्टेट्स का। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था, यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। ओके, तो यूएसएसआर पहले कंट्री का नाम रशिया नहीं था, पहले था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। ठीक है, क्या हुआ इसका, फिर अमेरिका के दखल के बाद क्या हुआ, 1992 में, याद रखिएगा 1992 में, सो यूएसएसआर था, यूएसएसआर था, ये टूट के 15 कंट्रीज में टूटा। कितनी कंट्रीज में टूटा, टोटल 15 कंट्रीज। उन 15 कंट्रीज में आपका रशिया भी आता है और यूक्रेन भी आता है, ठीक है, ऐसी बहुत सी कंट्रीज आती है, तो बची कितनी, 13। तो टोटल 15 कंट्रीज में यूएसएसआर टूटा। ठीक है, तो यूएसएसआर कब टूटा, 1992 में टूटा। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर टूटा, इसको सोवियत यूनियन भी कहते थे। 15 कंट्रीज में टूटा, इसमें एक रशिया थी, यूक्रेन थी, और 13 वाला कंट्री थी। रशिया यूक्रेन सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब जब ये टूट गया तो कई देश इसमें बन गए। जब कई देश बन गए तो फिर एक हमेशा रशिया को, जब ये रशिया जब बन गया तो इसको एक महत्वाकांक्षा रही कि क्योंकि सबसे बड़ा था और सबसे पावरफुल था, कि बाकी देश भी हमारे किसी न किसी तरीके से कब्जे में रहे। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन में हमेशा जो है अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, यूक्रेन में घुसने की कोशिश की। तो 1992 में तो इसका विघटन हुआ था, टूट चुका था। फिर इसके बाद बारी आई 2014 की। तो 2014 में क्या किया कि इसने, रशिया ने यूक्रेन में एंट्री ली और यूक्रेन में से, जो मैंने आपको बताया है, क्रीमिया वाला पार्ट जो है अलग कर दिया, क्रीमिया को अलग कर दिया, क्रीमिया को कब्जा किया। फिर दो कंट्री बन गई, क्रीमिया और यूक्रेन। ठीक है, ये कब हुआ, 2014 में। तब ये जब क्रीमिया में इसने हमला किया, तो देखिए इसमें एक रीजन दिखा रहा है, डोनेट्स। ये डोनेट्स वाला रीजन जो था, डोनेट्स, ठीक है, तो ये रीजन जो था, तो क्रीमिया तो अलग हो गया, लेकिन यूक्रेन में जो ये डोनेट्स वाला रीजन था, यहाँ पे वॉर चल रही थी, यहाँ पे वॉर चल रही थी। कब, 2014 की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जब वॉर चल रही थी तो इसमें क्या हुआ कि 2014 में फिर एग्रीमेंट करना पड़ा वॉर रोकने के लिए, क्योंकि रशिया तो बिल्कुल चढ़ गया था। तो जो एग्रीमेंट हुआ है 2014 में, जिसमें वॉर को क्या किया गया, एंड किया गया। कहाँ पे, डॉनबास रीजन हम बेसिकली कहेंगे, डोनेट्स डॉनबास और बराबरी बगल बगल के रीजन से, मतलब पूरा एरिया आ जाता है डॉनबास रीजन में। ठीक है, टू एंड द वॉर इन द डॉनबास रीजन, DONBAS। तो इस एग्रीमेंट को कहा गया मिन्स्क एग्रीमेंट, MINSK, मिन्स्क एग्रीमेंट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जीके का, मिन्स्क एग्रीमेंट कब साइन हुआ, ये साइन हुआ था 2014 में। किसके किसके बीच में साइन हुआ, साइन हुआ रशिया के बीच में, किसके बीच साइन हुआ, रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में, और बाकी कंट्रीज ने इसमें मीडिएट करते हुए 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन करवाया। मिन्स्क क्या है, मिन्स्क जो है कैपिटल है किसकी, किसकी कैपिटल है, मैंने आपको पहले बताया था, बेलारूस की। बेलारूस, बेलारूस कहाँ है, बेलारूस देखिए यहाँ पे, बेलारूस इसके नॉर्थ में यहाँ पे स्थित है। तो ये रशिया समर्थक है। ठीक है, तो 2014 से बवाल चल रहा है। 2014 में रशिया ने हमला किया यूक्रेन में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। और हमला करने के बाद क्रीमिया वाला पोर्शन जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, उसको निकाल दिया। तो क्रीमिया कब अलग हुआ, 2014 में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। बचा यूक्रेन में जो डॉनबास वाला रीजन था, वहाँ लड़ाई चलती रही। उसके बाद 2014 में ही एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया, जिसको मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। मिन्स्क एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ, जो बेलारूस जो है नॉर्थ में, इसकी जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे जाके इसका एग्रीमेंट साइन हुआ, इसलिए इसको मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। तो कैपिटल ऑफ बेलारूस में साइन हुआ, और उसके बाद 2014 में ये वॉर एंड हुई। तो ये तो हो गई अलग बातें। अब क्या हुआ, अब बारी आती 2022 की। ठीक है, तो 2022 में फिर रशिया के एम्बिशंस खत्म नहीं हुए, वो चाहा कि हमको यूक्रेन को और जो है एनेक्स कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 24 फरवरी डेट याद कर लीजिए, 24 फरवरी, ठीक है, 2022 को रशिया ने ऑर्डर किया। रशिया ने क्या ऑर्डर किया, रशिया के कौन है, व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, व्लादिमीर
पुतिन जी ने ऑर्डर दिया कि क्या किया जाए, हमला नहीं किया जाए, उसको उन्होंने कहा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया जाए, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि हम, इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया कि हम इसको डी नेजीफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डी नेजीफाई। डी नेजीफाई का मतलब समझते हैं? डी नेजीफाई जो वर्ड आया वो नाजी से आया है, और नाजी कहाँ से आया था? हिटलर से टर्म आ रहा है, ठीक है, हिटलर। तो हिटलर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था, तो उसकी जो पॉलिसी थी उसको कहते हैं नाजिज्म, या नाजी लोग कहे जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि हिटलर की मानसिकता वाले लोग अभी भी यहाँ प्रेजेंट हैं और इन्हें हटाना यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हटाने के लिए हम डी नेजीफाई कर रहे हैं, और इसलिए हम, क्योंकि इसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है, तो हम इसको जो है डी नेजीफाई करके आज़ाद कराएंगे यूक्रेन को। इस पर्पज से इसने स्टार्ट किया। चलिए ये बातें तो हो गई। अब बात आती है यूक्रेन की। अगर हम और बात करते हैं तो यूक्रेन की स्पेशलिटी क्या? यूक्रेन का एक क्वेश्चन जो बनता है यूक्रेन का, ठीक है, तो इसके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? या तो आपको पता ही है, जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की, जेलेंस्की, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और व्लादिमीर पुतिन किसके हैं? रशिया के। जेलेंस्की किसके हैं? यूक्रेन के, ठीक है। अब 2014 के बाद जब जो है ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस, तो यूक्रेन को ये लगा, अब यूक्रेन को क्या लगा, देखिए क्या होता है इस मैप में आप देखिए। तो ये जो, हाँ, आपका जो मैप है, ये आपको मैप दिखाता हूँ, समझिएगा, ठीक है। ये जो मैप है ये यूक्रेन का है, ठीक। तो पहले जो रशिया था वो तो 2014 में उसने क्या किया? अलग किया क्रीमिया को। अब उसके बाद उसने हमला करना शुरू कर दिया अंदर से। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको आप लाल रंग में देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो रशियन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरफ जो है थोड़ा सा उस तरफ को ओरिएंटेशन वाले लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले। तो कीव ने, जो कैपिटल है, इन्होंने वेस्ट से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। वेस्ट से हाथ मिलाने का मतलब ये था कि अमेरिका के गुट में जाना शुरू हो गया। अमेरिका का गुट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रशिया को ये लगा कि अगर हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे अगर अमेरिका आके बैठ जाएगा तो हमारी सुरक्षा को खतरा है। इसलिए उसने सबसे पहले तो बेलारूस को अपने साथ मिलाया, क्रीमिया को अपने साथ मिलाया, और इसी पर्पज से अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए उसने कहा कि हम एक मिशन चलाएंगे जिससे यूक्रेन जो है अमेरिका के साथ ना जा पाए। तो ये पर्पस बेसिकली सबसे ज़्यादा है जिसके लिए ये वॉर की जा रही है, ठीक है। अब आगे बात आती है यूक्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है। यूक्रेन के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यूक्रेन जो है वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का लार्जेस्ट, क्या है लार्जेस्ट? बताइए क्या है लार्जेस्ट? किस चीज़ का काम है सबसे ज़्यादा? वीट एक्सपोर्टर है। वीट, गेहूं का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड यूक्रेन करता है। तो यूक्रेन भले एक छोटा सा कंट्री हो, हालांकि यूरोप का ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड में लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में यूक्रेन करता है। तो इस, और इसके एक्सपोर्ट की वजह से जानते हैं यूक्रेन को क्या कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। इस नाम से भी जाना जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। ब्रेड क्यों कहते हैं? देखिए, जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, उसी से ब्रेड बनती है, तो वहाँ कॉमन वर्ड ब्रेड ही यूज होता है, ठीक है। हम लोग रोटी, लेकिन वहाँ वो लोग ब्रेड यूज करते हैं टर्म। तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप किस कंट्री को बोला जाता है? ये क्वेश्चन बन जाता है। यूक्रेन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वीट एक्सपोर्टर है और वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। तो क्योंकि हमला हो गया था, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो अब क्या होना था? वीट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आने लगी, और वीट का प्रोडक्शन, वीट का एक्सपोर्ट जब दुनिया में कम हुआ तो लोग परेशान होने लगे, तो उससे हंगरनेस, मतलब की भूखमरी बढ़ने की आशंका आ गई। इसीलिए इंडिया ने भी इन्वॉल्व होकर वीट को अपना एक्सपोर्ट करने लगा, क्योंकि हम भी बहुत अच्छा वीट का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, अब और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बात आई थी कि ऐसा किया क्यों था यूक्रेन ने। तो यूक्रेन को डर था, किससे? किससे डर था? रशिया से। तो उसने क्या किया? अमेरिका से हाथ मिलाना स्टार्ट किया। तो अमेरिका से हाथ मिलाने के लिए उसने क्या किया? उसने कहा कि हम ज्वाइन कर लेंगे नाटो। अब यहाँ आ गया नाटो। तो नाटो क्या है? पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए इसका। वो है नॉर्थ एटलांटिक, ठीक है। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी जल्दी समझाना है, ठीक है। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? ये अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूट किया था कि हम कुछ ऐसी कंट्रीज बना लेंगे जो मिल के
एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, और जब भी हम पे हमला होगा तो हम मिलके उस पे हमला करेंगे, या एक किसी भी कंट्री पे इसमें जो मेंबर्स है उस पे हमला होता है तो सब पे हमला माना जाएगा। तो इससे कितने मेंबर्स हैं आज? इसके मेंबर्स हैं 30 मेंबर्स हैं। 30 मेंबर्स होने की मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 30 कंट्रीज इसका पार्ट हैं। इसमें से किसी भी कंट्री पे अगर हमला होता है तो सारी 30 कंट्रीज मिलकर उस पर हमला करेंगी, या इसमें से कोई एक कंट्री किसी पे हमला करती है तो सारी 30 कंट्रीज मिलकर हमला करेगी। और अमेरिका इसमें ज़्यादातर मुखिया बना रहता है, जो उसकी आदत है पहले से। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है 30 मेंबर्स। तो नाटो बना कब? ये बना था 1949 में। ठीक है, 1949 में। अब 1949 में क्यों बना, ये भी तो पता होना चाहिए क्यों बना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। कौन सी? वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू आपकी यहाँ पे खत्म हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि नए पावर सेंटर्स बनने लगे। नए पावर सेंटर्स होने की वजह से दो सेंटर बन गए, एक हो गया अमेरिका का ग्रुप और एक हो गया रशिया का ग्रुप, और इसकी वजह से हो गई कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में चलती थी? अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। तब यूएसएसआर था, क्योंकि रशिया का विघटन नहीं हुआ था, तब यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो 1949 में अमेरिका ने अपने स्ट्रांग बनाने के लिए नाटो का गठन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 30 मेंबर्स का ये कॉम्पोजिशन है, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसका गठन हुआ 1949 में, और जो कि रशिया के अगेंस्ट बेसिकली बनाया गया था, कहा जाए कुछ भी। ठीक है, कोल्ड वॉर चलती रही अमेरिका रशिया के बीच, और 1992 में ये कामयाब रहा नाटो, और यूएसएसआर टूट गया 15 कंट्रीज में, जिसमें यूक्रेन भी एक पार्ट है और रशिया खुद है। लेकिन नाटो बहुत पावरफुल हो गया। तो अब यूक्रेन ने क्या सोचा, इसके जो प्रधानमंत्री हैं जेलेंस्की साहब, व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, कि हम अगर अमेरिका से हाथ मिला लें तो हमारी तरक्की ज़्यादा है। इसी चीज़ को नाराज़ होके अब बॉर्डर असुरक्षित महसूस करने लगा रशिया, तो इन्होंने वॉर छेड़ दी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, एक चीज़ और नोट कर लीजिए। हेडक्वार्टर, मुख्यालय किसका? किसका मुख्यालय? हेडक्वार्टर नाटो का। कहाँ है? यूएसए में नहीं है। कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पे? बेल्जियम में। और बेल्जियम की कैपिटल भी ब्रसल्स है, BRUSSELS, ब्रसल्स। और वो कहाँ पे है? बेल्जियम। बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल ब्रसल्स है, और ब्रसल्स में ही हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है किसका? नाटो का। ठीक है, और इस समय जो करंटली जो इसके वो हैं चीफ 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 कहिए, या जो इसके मुखिया हैं, उसका क्या नाम है? किसके? नाटो के। उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाम नोट कर लिए, JENS, जेंस। ठीक है, JENS जेंस, और STOLTENBERG। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये कौन है? इस समय हेडक्वार्टर जो आपका बेल्जियम में है, वहाँ ये नाटो के चीफ हैं। ठीक है, इनका नाम है ये। ठीक है, तो ये बात हो गई जेंस स्टोल्टेनबर्ग की, और ये बात हो गई नाटो की। और यूक्रेन ने चाहा कि हम जो है हाथ मिला ले नाटो से। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो रशिया ने हमला कर दिया। तो रशिया ने हमला किया तो रशिया की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ा। तो रशिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो रशिया में बताइए करेंसी कौन सी चलती है? एक और क्वेश्चन आता है। जैसे इंडिया में रुपी चलता है ना, रशिया में क्या चलता है? रशिया में चलता है रूबल, ROUBLE। याद कर लीजिएगा, ROUBLE। ठीक, रूबल, ROUBLE। रूबल क्या है? करेंसी का नाम है रशिया का। पहले ये गिरी, लेकिन अब बढ़ रही है। तो रशिया एक तरीके से वॉर में आगे बढ़ रहा है। रशिया से इंडिया भी बहुत कुछ वो इंडिया को भी बहुत अच्छा वेपन देता है। अभी एक वेपन दे रहा है जो कि बहुत फेमस है, ये भी जीके क्वेश्चन होता है, S-400। S-400 ये क्या है? S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जैसे कोई हमला करता है तो ये हवा में ही उस डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को नष्ट कर देती है। तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये रशिया द्वारा डेवलप्ड है, और इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से, जिससे अमेरिका को आपत्ति है कि भाई रशिया से क्यों परचेज करो, हमसे परचेज करो। कौन सा? पैट्रियट सिस्टम। वो चाहता है कि हमसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लो, पैट्रियट। ये किसका? यूएसए का। लेकिन इंडिया क्या परचेज कर रहा है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से। तो रशिया से और यूएसए से हमारे दोनों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, जब यूक्रेन का वॉर देखा गया यूक्रेन का वॉर देखा गया, तो दो कंट्रीज यूरोप में ऐसी जो डर गई, और उन्होंने कहा कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। तो अभी नाटो के जितने मेंबर्स थे, तो अभी ये बात हुई कि
नाटो ने कहा कि हम यूक्रेन को अपना मेंबर बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पा रही क्योंकि वॉर चल रही है। लेकिन 2 कंट्रीज ने प्रोसेस कर दिया है कि हम इसका मेंबर बनेंगे। उन कंट्रीज का क्या नाम है, याद रहना चाहिए आपको। पहली कंट्री है स्वीडन, पहली कंट्री है स्वीडन, और दूसरी कंट्री कौन सी है, नॉर्वे। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज कौन सी है, मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूं, मैं ये 2 कंट्री का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 2 कंट्री यूरोप की कंट्री हैं जो कि अब चाहती हैं कि हम नाटो का पार्ट बन जाए। पहले नाटो का पार्ट नहीं, और इन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी प्रोसेस में, जिससे पुतिन साहब बहुत नाराज हैं। तो वही हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वॉर एक्सटेंड हो जाए स्वीडन और नॉर्वे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जैसे नाटो बना हुआ है, वैसे क्योंकि यूरोप में ही ये बवाल चल रहा है सारा। ठीक है, तो यूरोप में एक और चीज़ बनी हुई है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो ये अलग हटके थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, यूरोपियन यूनियन ये क्यों बना था। देखिए, सब जगह अमेरिका का वर्चस्व था, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर अपना यूनियन बना लिया कि हम अपना एक सिस्टम चलाएंगे, और इनकी अपनी करेंसी भी थी, इसका नाम है यूरो। ठीक है, यूरो। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1993 में, अभी की बनी हुई है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 27। कितनी हैं, 27 कंट्रीज हैं, और सब यूरोप की हैं। ठीक है, चार्ल्स मिशेल इसके हेड है, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है, जो वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, जहाँ से एडमिनिस्टर होता है, वो है आपका क्या, ब्रसल्स ही है, बेल्जियम में। तो नाटो का मुख्यालय भी वही है, और आपका यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रसल्स बेल्जियम से चलता है। तो ये 27 कंट्रीज ने बनाया था, लेकिन ये बहुत कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व रहा, यूरो पे उसने नज़र बना के रखी। और एक कंट्री है जिसका नाम है इंग्लैंड, आपको पता है, तो इंग्लैंड भी यूरोप में आती है, इंग्लैंड। ठीक है, स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप। इंग्लैंड ये 2020 में, किसमें, 2020 में इसने यूरोपियन यूनियन, जिसको ईयू भी कहते हैं, यू, इससे बाहर आ गई, लेफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, लेफ्ट। तो यूरोपियन यूनियन बनी थी, यूरोपियन कंट्री से मिलकर बनाई थी, यूरो उसकी करेंसी थी, 1993 में बनी थी। 27 कंट्री स्टेट मेंबर्स थे इसके। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का ब्रसल्स बेल्जियम में है। इंग्लैंड 2020 में यूरो को छोड़ दिया, कहा मैं यूरो से लेना देना नहीं, हम अलग अपना सिस्टम चलाएंगे। और एक लास्ट थिंग, एक मोटो होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसपे वो काम करती है। तो यूरोपियन यूनियन जो यू बनी हुई है, इसका जो मोटो है वो क्या है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैं क्यों बता रहा हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये मोटो है किसका, किसका, यूरोपियन यूनियन का। ओके, क्लियर। तो काफ़ी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर दी हैं, और कोई क्वेश्चंस होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक जनरल आइडिया आपको होना ज़रूरी है हर चीज़ का। अभी वॉर चल रही है, और अभी जिस एरिया पे रशिया कब्जा करना चाहता है और कामयाब हो गया है, वो एरिया है डोनेट्स। ठीक है, या डॉनबास और लुहांस्क, LUHANSK, ये 2 एरिया को ऑलमोस्ट रशिया ने एनेक्स कर लिया है पूरी तरीके से, और वो कीव की तरफ मूव कर रहा है, जो कि कैपिटल है। तो फ्रेंड्स, हमारा था आज का ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर आई लिंक का बटन है, पीछे के सभी जी के वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।